अपनी मैथमेटिक्स क्लास में कल हम लोगों ने सेट थ्योरी के बारे में पढ़ा था, जिसकी कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ परिभाषाएं हमने देखा था कि समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय की क्या खासियत होती है, क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, समुच्चय को कौन कौन से ऐसे समुच्चय हैं जिनको हमको याद रखना चाहिए, समुच्चयों में प्रतीक कौन कौन से काम आते हैं, ये सारी चीज़ें हमने कल बात की थी। अब हम आगे बात करते हैं कि समुच्चय को किस किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो समुच्चय को दो रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। पहला तरीका होता है रोस्टर विधि। पहला तरीका कौन सा होता है आपका? रोस्टर विधि या सारणीबद्ध रूप। पहला तरीका आपके पास ये होता है कि आप या तो रोस्टर विधि में लिख सकते हो या सारणीबद्ध विधि इसको बोलते हैं। इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, जो हमने अब तक पढ़ा है वही काम हम इसमें करते हैं कि आपका जो भी समुच्चय आपको दिया जाता है उस समुच्चय के डायरेक्ट सीधे सीधे सारे अवयव जो हैं उसमें लिख दी जाते हैं। जैसे मान लो आपने लिख दिया 1, 4, 9, 16, 25, ये सारे अवयव आपने इसमें लिख दिए। यानी कि इसमें आपने क्या किया, जितने भी आपके पास इस समुच्चय के एलिमेंट थे सारे के सारे एलिमेंट आपने इसमें लिख दिए। इससे आपको क्या पता चला कि ये एक समुच्चय है जिसमें अवयव कौन कौन से हैं? 1, 4, 9, 16, 25। यानी कि आपको क्या दिखाई दे रहा है ये कि आपके पास अवयव जो हैं हर संख्या के, हर प्राकृत संख्या का वर्ग है। जैसे 1 का वर्ग क्या होता है? 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 एंड सो ऑन। यानी कि इसी तरह से आगे हमारा ये चलता जा रहा है। तो इसमें सभी वर्ग संख्याएं जो हैं वो इस ग्रुप के सदस्य हैं। ठीक है, ये है हमारा रोस्टर विधि जिसमें हम सारे के सारे अवयवों को समुच्चय के रूप में लिख देते हैं। दूसरा तरीका होता है हमारे पास समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि में हम लोग क्या करते हैं कि समुच्चय के लिए जो भी एक खास प्रॉपर्टी है, तो कल हमने बात की थी तब आपको बताया था कि किसी भी समुच्चय को बनाने के लिए उसमें एक खास गुण जरूर होना चाहिए उसके सभी अवयवों में। तो वह जो गुण होता है जो इसमें खास है उसी गुण का उपयोग हम यहाँ पर करते हैं। यानी कि हम सीधा सीधा पूरे के पूरे अवयव ना लिख के उस गुण को लिख देंगे, जिससे पढ़ने वाला अपने आप समझ सकता है कि इसमें कौन कौन से अवयव आएंगे। जैसे अब इसी को हम अगर समुच्चय के रूप में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे a बराबर x। यानी कि हमने क्या कह दिया कि a जो समुच्चय है उसमें अवयव कौन सा है? x है। अवयव कौन सा है? x। यहाँ पे दो बिंदी लगाते हैं जिसका मतलब हो, या फिर आप इसकी दो बिंदी की जगह एक डंडा भी ऐसे भी लगा सकते हैं, तिरछा डंडा। इन दोनों को ही हम नाम देते हैं सच दैट। इसका नाम डबल बिंदी या फिर ये एरो या स्लैश, तिरछी रेखा, इसका मतलब क्या होता है आपका? सच दैट। सच दैट का मतलब है कि x जो आपने लिखा है इसका अवयव है वो किस प्रकार का है, उसकी खासियत क्या है, वो हम इसके आगे लिखेंगे। तो हमने लिख दिया x इक्वल टू n स्क्वायर। x इक्वल टू n स्क्वायर मतलब कि x जो है n का वर्ग है। x किसका वर्ग है? n का वर्ग है। अब क्वेश्चन उठता है कि n क्या चीज़ है? तो n के लिए हम लिख देंगे जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। जहाँ n क्या है? एक प्राकृत संख्या है। अब जैसे जैसे हमारे समुच्चय बदलेगा, समुच्चय की प्रॉपर्टी बदलेगी, वैसे वैसे ये सब चीज़ें बदलती जाएंगी। जैसे मान लो
अभी मैं इसको ये डॉट 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 जो लगे हुए हैं इनको हटा देता हूँ। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मेरे पास इसमें केवल 5 ही अवयव हैं, 5 ही सदस्य हैं, 1, 4, 9, 16 और 25। ये जो मेरे पास मैंने लिखा है इसमें वो क्या हो गया? सभी n के लिए। n एक प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या तो हमारी अनंत तक होती है, तो ये तो पूरा का पूरा किसके रूप में बताया हुआ है? अनंत तक। तो हम क्या करेंगे, इसको भी लिमिट कर देंगे। कहाँ तक? ये 25 है, 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। तो यानी कि n हमारा क्या होना चाहिए? 5 तक होना चाहिए। तो हम लिख देंगे जहाँ n एक प्राकृत संख्या है तथा n की जो वैल्यू है वो 1 से बराबर या बड़ी है और 5 से 5 तक है। एक जिसकी n की जो वैल्यू है वो क्या है? 1 से शुरू होती है और 5 तक रहती है। तो यहाँ से हमको इसका क्या मिल गया? लिमिट मिल गई। अब हम क्या करेंगे, 1 से छोटी वैल्यू नहीं लेंगे n की और 5 से बड़ी वैल्यू नहीं लेंगे। तो इस तरह से हमको ये प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस दोनों ही तरीके से आप क्या कर सकते हैं? समुच्चयों को लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको एक खास बात और बता देता हूँ। कभी कभार आपको कुछ क्वेश्चनों में समुच्चय दिए जाएंगे कि जैसे आपसे कहा जाता है सवाल में कि प्राकृत संख्याओं के एक समुच्चय n में, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r में, पूर्णांक समुच्चय संख्याओं के समुच्चय z में। तो वहाँ पे वो आपको समुच्चय नहीं देगा, केवल नाम देगा उसका कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है या वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है या फिर परिमेय संख्याओं का समुच्चय, जो भी है। कभी कभार कुछ ऐसा भी हो जाता है कि आपको दे देता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r प्लस में। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय क्या दे रहा है आपको? r प्लस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि r प्लस का मतलब है कि इस समुच्चय में केवल पॉजिटिव संख्याएं आपको लेनी है, नेगेटिव संख्याएं आपकी नहीं आएंगी। यानी कि वास्तविक संख्याओं में जितनी भी 0 से बड़ी संख्याएं हैं वो सब इसमें आ जाएंगी, 0 से छोटी संख्याएं इसमें नहीं आएंगी। अगर आपको दे दिया z प्लस, तो z प्लस का मतलब क्या हो गया? z एक किसका समुच्चय है? पूर्णांक संख्याओं का। अब पूर्णांक संख्याओं में पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है, लेकिन अगर आपको z प्लस लगा दिया गया है, इसका मतलब है कि आपकी केवल पॉजिटिव संख्याएं आएंगी, नेगेटिव संख्याएं नहीं आएंगी। अगर आपको z माइनस लगा दिया तो इसमें आपको केवल नेगेटिव संख्या लेनी है, पॉजिटिव संख्या नहीं लेनी है। ठीक है, इसी तरह से आपका r माइनस। ठीक है, तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। अब हम लोग आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 पे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1 में देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास आता है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं? अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। औचित्य मतलब कारण दीजिए। तो देखो, समुच्चय बताने के लिए मैंने आपसे कल कहा था, समुच्चय के लिए क्या खास बात होती है कि सभी अवयवों के अंदर एक खास गुण होना चाहिए। दूसरी बात, समुच्चय जो है वो सुपरिभाषित होना चाहिए, यानी कि उसका प्रत्येक अवयव सुपरिभाषित होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो। ठीक है, तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। जैसे पहला सवाल, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से आपके कौन कौन से महीने शुरू होते हैं? जनवरी, फिर उसके बाद में जून, जुलाई, बस यही महीने शुरू होते हैं, और कोई महीना नहीं है। तो जैसे ही आपने ये शब्द लिखा तो आप इसको प्रॉपरली बता सकते हैं। ठीक है, कि ये 3 महीने ही आएंगे इसमें। इसके सदस्य, इस समुच्चय के कितने सदस्य हैं? केवल 3। तो ये सदस्य, ये क्या हो गया? एक समुच्चय सुपरिभाषित हो गया, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? समुच्चय बोल सकते हैं। यानी कि ये आपका समुच्चय है। दूसरा क्वेश्चन, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब भारत में प्रतिभाशाली लेखक कौन कौन से हैं? क्या आप बता सकते हो? नहीं बता सकते, क्योंकि
प्रतिभाशाली लेखक तो बहुत सारे हैं, लेकिन हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर इंसान को कोई लेखक पसंद है, दूसरे को कोई दूसरा लेखक पसंद है। तो मैं अगर मेरे लिए हिसाब से लिखूंगा कि मुझे 10 लेखक जो सबसे अधिक पसंद है या सबसे अधिक मेरे लिए प्रसिद्ध हैं, वो मैं 10 लेखक लिखूंगा। कोई दूसरा व्यक्ति लिखने बैठेगा तो वो कुछ और लिखेगा। तो ये आपका जो संग्रह हुआ वो सुपरिभाषित नहीं हुआ, इसमें क्या है, कन्फ्यूजन है। ये हर अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है, इसलिए आप इसका आंसर लिखेंगे नहीं। 10 या फिर सीधा लिख दो सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का समुच्चय या संग्रह सुपरिभाषित नहीं है। अगर ये समुच्चय था तो हमने सिर्फ यस लिख दिया, हाँ लिख दिया, लेकिन अगर ये नहीं है तो आपको इसका पूरा कारण देना पड़ेगा, और कारण देने के लिए आप लिख देंगे सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह सुपरिभाषित नहीं है। तीसरे में आपको दे रखा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज आपको लेने हैं, तो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कैसे लोगे, किसी के लिए कौन अच्छा है, किसी के लिए कौन अच्छा है। अभी आज अपने इंडिया में सर्वे करवाओगे तो पता चलेगा, कोई कहेगा कपिल देव ज़्यादा अच्छा है, कोई कहेगा सचिन ज़्यादा अच्छा है, कोई कहेगा सौरव गांगुली अच्छा है, कोई कहेगा विराट कोहली ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो इन सब को लेके हर व्यक्ति के मत क्या होंगे, अलग अलग होंगे, इसलिए यह भी सुपरिभाषित नहीं है। और इसी तरह से आप क्या लिख दोगे इसका आंसर। चौथे में आपको देखिए, आपको दिया है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब आपकी कक्षा है, उसमें सभी बालकों का अगर आप एक समुच्चय बनाते हैं तो सभी बालक, जितने भी बालक हैं, मान लो आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं, तो 30 बच्चों को सबको इंक्लूड करना है हमको ग्रुप में, कोई भी बच्चा छूटेगा नहीं और कोई भी बच्चा 2 बार नहीं आएगा। तो इसलिए हम इस संग्रह को क्या बोल सकते हैं, सुपरिभाषित बोल सकते हैं, क्योंकि चाहे आप इस संग्रह को बनाओ, चाहे आपकी जगह कोई अन्य व्यक्ति आकर इस संग्रह को बनाए, सबके लिए वही 30 बच्चों का उस संग्रह में या उस समुच्चय में लिखना पड़ेगा, इसलिए क्या है, सुपरिभाषित है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याएं जितनी भी है वो भी आपके लिए क्या है, सुपरिभाषित है, क्योंकि सभी व्यक्तियों के लिए एक जैसी होंगी। ठीक है, 6वां क्वेश्चन है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब लेखक प्रेमचंद जो है उसके द्वारा जितने भी उपन्यास लिखे गए हैं, अगर हम उन सब का एक संग्रह बनाए तो चाहे कोई भी व्यक्ति बनाए, वो सब वही पुस्तकों का नाम लिखेगा जो उसने लिखी है या मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। तो ये भी समुच्चय आपके पास कैसा हो गया, हाँ। 7वें में है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। समपूर्णांक कौन कौन से होते हैं आप लोग जानते हैं। समपूर्णांकों में ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग जाता है सम संख्या कहलाती है। तो आपका पास संग्रह क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी आपके पास, समपूर्णांकों के संग्रह में आ जाएंगी। तो ये भी क्या हो गया, हाँ। 8वां क्वेश्चन आपको दे रखा है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अब इस अध्याय में कितने प्रश्न आए हैं, क्या क्या प्रश्न हैं, उन सभी का अगर आप संग्रह करना चाहते हो तो ये क्या होगा, ये भी एक सुपरिभाषित संग्रह है, क्योंकि किताब में जितने भी प्रश्न अगर सभी को कलेक्ट करोगे तो आपके पास सबके पास लिस्ट तो वही बनेगी। तो ये भी क्या होगा, हाँ। अब क्वेश्चन है इसका लास्ट, फर्स्ट का, इसमें आपको दिया है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो खतरनाक जानवर क्या फिक्स हैं, कई जानवर तो ऐसे होंगे जिनका बहुत सारे लोगों को नाम भी नहीं पता। ठीक है, हो सकता है हम जिनको जानते हैं उनमें सबसे खतरनाक लिखेंगे, किसी दूसरे व्यक्ति को बोलेंगे तो वो अपनी जानकारी के हिसाब से लिखेगा। तो ये संग्रह क्या होगा, सुपरिभाषित नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये पहला क्वेश्चन हुआ।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दे रखा है, मान लीजिए a बराबर a एक आपको समुच्चय दिया हुआ है, एक, दो, तीन, चार, पाँच और 6। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें और आपसे कहा गया है कि उसको आप फिल कीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन में आपको दे रखा है 5 खाली स्थान ए। आपको इसमें ये वाला चिन्ह और ये यानी कि बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, ये दोनों चिन्हों में से एक चिन्ह लगाना है। तो आप देखिए पहला है 5A। अब 5 को देखिए, 5 इस समुच्चय का अवयव है या नहीं है। 5 यहाँ पे उपस्थित है तो आप लिख देंगे 5 बिलोंग्स टू ए। इसको पढ़ेंगे 5 बिलोंग्स टू ए। सेकंड में आपको दिया हुआ है 8। आपको जैसा दिख रहा है 8 इसमें नहीं है तो आप क्या लगा देंगे, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि 8 जो है ए में उपस्थित नहीं है। इसी तरह से आपको इसके सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो समुच्चय दिए गए हैं उन सभी को समुच्चय निर्माण रूप में लिखा गया है। किस रूप में लिखा गया है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखा गया है। आपसे उम्मीद की गई है कि आप इन सभी को किस में लिख देंगे, रोस्टर रूप में लिख देंगे। तो जैसे फर्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, ए एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और -3x से। हाँ, अब इसका क्या मतलब हुआ आपके लिए, आपको दिया गया है a एक समुच्चय है जिसका अवयव है x और x आपका क्या है, x सच दैट x एक पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। पूर्णांक आपका होता है जिसमें सारी नेगेटिव और सारी पॉजिटिव संख्याएं इंक्लूड होती है, यानी माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याओं में आती है, ठीक है। और फिर आपको कंडीशन लगा दीजिए कि x की जो वैल्यू है -3 से क्या है, बड़ी और 7 से छोटी है। तो आप कौन कौन सी संख्या लिख सकते हैं, -3 से बड़ी तो क्या आ जाएगी, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 के बाद में 7 में ले नहीं सकता क्योंकि मुझे 7 से क्या लेनी है, छोटी। इक्वल टू का अगर साइन लगा होता तो हम दोनों संख्याओं को इंक्लूड करते, नहीं लगा हुआ है इसलिए इन दोनों संख्याओं को इंक्लूड नहीं करेंगे। और ये आपका क्या आ गया, रोस्टर रूप आ गया। हमने पूरा का पूरा समुच्चय जिसके सदस्यों के साथ हमने लिख दिया, यही इसका क्या हो गया, आंसर। सेकंड में आपको दे रखा है बी एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। अब आप देखिए 6 से कम यानी 6 से छोटी संख्या है और प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, 1 से। तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं। और 6 से छोटी है मतलब कहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, 5 पे ख़त्म हो जाएगी। तो ये आपका समुच्चय बन गया, ठीक है। तो आप देखेंगे तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बहुत सिंपल हैं, ठीक है। तीसरे में आपको सी में दे रखा है x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। अच्छा क्वेश्चन है। x सच दैट x 2
अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। अब देखिए इसमें आपको क्या लिखना है, 2 अंकों की संख्या लिखनी है। तो 2 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होती है? 2 अंकों की संख्या शुरू होती है आपकी 10 से, ठीक है। और दोनों अंकों को अगर आप जोड़ो तो क्या आना चाहिए? 8, क्योंकि जिसके अंकों का योगफल क्या दिया हुआ है आपको? 8। तो अगर मैं पहला अंक 1 लिखता हूँ तो दूसरा क्या हो जाएगा? 7। पहला अंक मैंने 2 लिखा तो दूसरा 6। पहला 3 लिखा तो दूसरा 5। अगर 4 लिखा तो दोनों ही 4 होंगे। पहला अंक 5 लिखा तो दूसरा 3, 6 लिखा तो दूसरा 2, 7 लिखा तो 1, ठीक है। इसके अलावा कोई संख्या हो सकती है, इसके अलावा एक संख्या और हो सकती है 80, ठीक है। तो ये आपकी संख्याएं हो गई कौन सी? 2 अंकों की, जिनमें दोनों अंकों का जो योग करने पे आपको क्या प्राप्त होता है? 8 प्राप्त होता है, ठीक है। डी आपको दे रखा है x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। अगर आप गौर से देखें तो 60 के पहले क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो 60 के अभाज्य गुणनखंड में आपको क्या प्राप्त होता है? 2 प्राप्त होता है। 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। 3 प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है, ठीक है। 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा। इसके अलावा क्या मिलेगा आपको? इसके अलावा भी आप कहोगे 4 का भाग जा सकता है, लेकिन 4 क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। 6 का भाग जा सकता है, लेकिन 6 भी अभाज्य संख्या नहीं है। 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा। 10 का भाग जा सकता है, 10 भी अभाज्य संख्या नहीं है। 12 भी अभाज्य संख्या नहीं है। 15 भी अभाज्य संख्या नहीं है। और 20 भी अभाज्य नहीं है, और 30 भी नहीं है। तो आपके पास समुच्चय में कौन कौन से अवयव आ गए? केवल 2, 3 और 5। यही ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं 60 की जिनका भाग 60 में पूरा पूरा जाता है, ठीक है। 5वें में आपको दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो ट्रिग्नोमेट्री शब्द में आप लिख ही सकते हैं, सारे के सारे अक्षर आ जाएंगे एक साथ, लेकिन कोई भी अक्षर या आपका क्या नहीं होगा? रिपीट नहीं होगा। शब्द के सभी अक्षरों का, तो आप लिख देंगे, इस सारे अक्षरों को लिख दीजिए, कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। T R I G O N M E Y। यहाँ पे आपका O रिपीट हो रहा था, वो गायब हो गया। T रिपीट हो रहा था, R रिपीट हो रहा था, तो इनको हमने क्या कर दिया? हटा दिया। बाकी सबको ऐसे कैसे लिख दिया। इसी तरह से आपको दे रखा है F में बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, तो इसको भी आप सेम वे में लिख देंगे, ठीक है। कोई भी दोनों में डिफरेंस नहीं है। फिर आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। 4 में आपको क्या करना है? समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, यानी कि जस्ट इसका तीसरे क्वेश्चन का क्या होगा? ये उल्टा। आपको जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें मैं एक बता देता हूँ, बाकी लोग आप करेंगे। तो इसमें दे रखा है आपको 3, 6, 9, 12। तो इसको आप नाम दे दीजिए A बराबर x सच दैट
इतना तो आपको लिखना ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। तो आप लिख दीजिए x, आपको क्या प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, x देखो 3 की टेबल में आता है, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चक्कू 12। तो आप लिख दीजिए x 3 का गुणज है। x क्या है, 3 का गुणज है, और ये 12 से बड़ा नहीं है, तो इसलिए तथा 12 से बड़ा नहीं है। तो ये आपका एक क्या बन गया, समुच्चय बन गया, ठीक है। इसी तरह से आप इसके सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ टेल मी, ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं, व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं, हम वहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और फिर इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये दोनों को आपको करना है। अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप बेझिझक लिख सकते हैं व्हाट्सएप पे, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे, आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।